ये हमारे अधिकारियों ने बहुत ही डिफरेंट तरह से प्रयास किया। कॉलेजेस में जो इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब बनाए, लोग वहाँ पहुँचे जा जाके और उनसे अनुरोध किया, उनके वो फॉर्म भरवाए गए 6-6, जिसकी वजह से ये 3 गुना अधिक जो एनरोलमेंट हुआ है। ये इसके लिए अफसरों ने बहुत अधिक कार्य किया है। और एक बहुत और अधिक उपलब्धि हुई है महिला सशक्तिकरण के बारे में, जो महिलाओं को अधिक से अधिक वोटर बनाया गया है। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2017 में, उसमें हमारा जो जेंडर रेशो था वो कुल 839 था, यानी कि 839 महिलाएं 1000 पुरुष। अब हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई इसको महिलाओं को भी अधिक से अधिक लोगों को उसमें भर्ती किया जाए, इसमें इनकी एनरोलमेंट किया जाए। तो हमारे अधिकारियों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो फीमेल हैं उनको घर घर भेजा, उन लोगों से बात की और उन लोगों को समझाया कि आपका मताधिकार में होना बहुत आवश्यक है और आपको अपना मत का प्रयोग भी करना है और आप अपनी मतदाता सूची में शामिल हों। उसकी वजह से जो ये बढ़ा है 839 जो 2017 में था, उससे बढ़कर ये 868 पहुंच गया है, जो कि एक 29 पॉइंट प्रति 1000 के हिसाब से जो बढ़ा है। ये एक अपने आप में एक काफ़ी बड़ा वर्क है। और आप देखते होंगे कि जो पूरे शामिल हुए हैं उसमें 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। तो जो महिला मतदाताएं बढ़ी हैं वो रफली 5 लाख ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये जो इस दिशा में काम किया गया है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, जो कि वोटर टर्नआउट जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरा महिलाओं का इसमें पूरा योगदान रहेगा। ये हमारा एक अथक प्रयास है। और इसके बाद सभी डीओ को इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए हैं कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का अगर किसी को 5 तारीख के बाद जो भी हमारा प्रकाशित होगा उसमें किसी की शिकायत रह गई है, उसके बाद भी उसकी शिकायत को अटेंड करें और उसका तुरंत निस्तारण करें। सारे लोगों से हम लोगों ने, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीओ थे, सबसे पूछा है कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है, उन्होंने अवगत कराया है, हमको विश्वास दिया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हुई है, उनके मिनट्स बने हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जिसका कि निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आदेश दिए गए हैं उनको कि अगर किसी की भी शिकायत आती है उसका तुरंत निस्तारण करें और उनके साथ मीटिंग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हम लोगों को ये भी अवगत कराया, क्योंकि हमारा जो प्रयास है दिव्यांगजनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक समाज कार्यकृत है और आयोग उसमें चाहेगा कि उनकी भागीदारी पूरी तरीके से हो। तो अभी तक जो पोजीशन है उसके हिसाब से इस राज्य में 10,64,266 दिव्यांग मतदाता हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो 24,03,296 मतदाता हैं और 2,97,442 सर्विस मतदाताओं को भी आइडेंटिफाई किया गया है। सभी मतदान पूरी तरीके से एक्सेसिबल होंगे, जहां पर हमारे दिव्यांगजनों को कोई परेशानी ना हो, जहां हर तरह से सुविधा दी जाएगी जिससे कि वे सहजता से मतदान कर सकें। ये हमारा दायित्व है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम मतदान के लिए प्रेरित करें और उनको अधिक से अधिक मतदान कराएं। हमारे इस प्रयास से अभी जो एक राज्य में इलेक्शन हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें 90% जो दिव्यांगजन थे उन लोगों ने वोट दिया था। तो एक अपने आप में एक मिसाल है और हम चाहेंगे कि वो मिसाल हमारे इस राज्य में भी पूरी तरह से चले। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रदेश में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। मतलब कि आपकी इच्छा है, हम तो आपको चाहते हैं कि आप आए हमारे पोलिंग स्टेशंस पे, जो कि पूर्णतः आपके लिए सुरक्षित हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग नहीं आना चाहते, जैसे 80+ के आदमी हैं, अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो ECI विल गो टू देयर डोर स्टेप। ECI इज एट द डोर स्टेप ऑफ दीज सीनियर सिटीजन्स, ऑफ दीज दिव्यांग पर्सन्स एंड दीज पर्सन्स हु आर एब्सोल्युटली कोविड अफेक्टेड। वी विल गो टू देयर होम। लेकिन इसमें पूर्णतः पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा सा कंसर्न था। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह से अपने फॉर्म भरेंगे और जो इसमें आना चाहेंगे कि हम घर से ही वोट देना चाहते हैं, उनका नाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। जो हमारी टीम जाएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, टाइम बताया जाएगा। और ये भी मेंटेन किया जाएगा सीक्रेसी डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी सीक्रेट बैलेट। सो सीक्रेसी मेंटेन रहे, लेकिन साथ में पारदर्शिता हो और निष्पक्षता हो। ये एक बहुत बड़ी
चीज़ है और चुनौती है जिसको कि हम लोग पूरा करेंगे, और सभी लोगों को उसमें हम लोगों का सहयोग देना चाहिए कि अगर हम उनके घर पर जा रहे हैं, पहली बार इस तरह की सुविधा दी जा रही है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसको नहीं लिया और उन्होंने कहा चूँकि ये तो एक पर्व है और हम लोग जाना चाहेंगे बूथ पर। तो जो हम लोगों ने बिहार में इस तरह से सबसे पहले शुरू किया था, तो वहाँ पे कुल 3% लोगों ने कहा कि हम आपको घर बैठे बैठे हम इलेक्शन करेंगे, बाकी लोग तो सब बूथ पर ही आए थे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम जो चाहेंगे जो जो लोग फॉर्म भरेंगे उसकी विधिवत सूचना दी जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और उनको पूरी तरीके से, जो मेरा एक सुझाव है हमेशा कि DCI इज़ एट योर ECI इज़ एट योर डोर स्टेप। तो ये इसके द्वारा हम चाहेंगे कि मतदान इसी तरीके से हो और उन लोगों को हम मतदान में भागीदारी बना सकें। अब मैं आपको मतदान केंद्र और मतदाताओं की सुविधा के बारे में बताना चाहूँगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया जाता था। हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है, और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। इससे हमारी जो पोलिंग बूथ की संख्या है वो 11,000 बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो इसके कंसिक्वेंस में जितना स्टाफ वगैरह लगाना होता है वो भी बढ़ गया है, जिनके लिए ज़्यादा लोग लगाए जाएंगे। तो अब हमारे बूथ जो हो गए हैं वो 1,74,351 मतदान स्थल हैं, और इस तरह के बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11,000 हैं। सभी DOs को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी पोलिंग स्टेशंस किसी भी लोकेशंस पे अगर 5 पोलिंग बूथ हैं तो वो खुद जाकर उसकी समीक्षा करें, खुद जाकर देखें कि वहाँ पर पूरी तरीके से सब भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था है या नहीं है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट प्रॉपर है या नहीं है, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरह से वो स्वयं खुद जाकर देखें। कहीं कहीं जहाँ पर हैं 10-10 पोलिंग स्टेशंस भी हैं एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे, जहाँ बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट वी हैव सीन दीज ऑफिसर्स विल गो देमसेल्व्स, वेरीफाई दैट प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर मेड। और ये हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत है कि सभी पोलिंग बूथ्स पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड, मीनिंग देयर बाई दैट सभी पोलिंग बूथ्स पर पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, बिजली आपके लिए और दिव्यांगजनों के लिए एक जेंटल रैंप की व्यवस्था, हर जगह जो हमारे पोलिंग बूथ होंगे रैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी, और उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी फ्री में दी जाएगी। जो भी आना चाहते हैं वो अपनी PWD ऐप है उस पर भरें या वैसे भी हमें सूचित करें, और हमारा कमीशन उसके लिए खुद सारी व्यवस्थाओं की अरेंजमेंट करेगा, और दिव्यांगजन जिससे कि अपना वोट सुचारू रूप से कर सके। राज्य में 4030 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, मतलब प्रत्येक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 10 आइडियल पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें कि बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्पेस और जो भी होगा उसको दिखाया भी जाएगा, उसको करा जाएगा, सो दैट एवरीबडी शुड सी दैट व्हाट इज द मॉडल दिस थिंग। और वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर, जैसे पहले बताया मैंने आपको, एक प्रॉपर अफेक्ट आना चाहिए, उनको इस भागीदारी में एक फीलिंग आनी चाहिए कि स्ट्रेंथ इज सेम। इस प्रदेश में कम से कम 800 ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 403 हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 800 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जिसमें पूरे कर्मचारी महिलाएं होंगी और सुरक्षा कर्मचारी भी महिलाएं होंगी। आपने शायद नीचे आने से पहले कुछ स्वीप की जो एक्टिविटीज़ नीचे हो रही थी वो शायद नीचे देखी होंगी आप लोगों ने, कि किस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है लोगों को बताने का कि महिला बूथ किस तरह से बनते हैं और दिव्यांगों को हम किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। उस तरह की चीज़ें शायद आप लोगों ने देखी होंगी, और उसको जिन्होंने नहीं देखी हो वो देखें कि हमने नीचे एग्जीबिशन जो लगाई हुई है थोड़ी सी, उसको आप देखें, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से मैक्सिमम हो पाएगा। हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके द्वारा हम 15 करोड़ मतदाताओं तक जरूर पहुंच सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कुछ लोगों ने ये शंका व्यक्त की थी जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ये पोलिंग परसेंटेज वगैरह क्यों कम है, तो कुछ ने कहा कि शायद कुछ मतदाताओं ने कि हम पे एपिक कार्ड कहीं खो गया है शायद, इसलिए हम वोट डालने नहीं गए। मैं बताना चाहूँगा कि एपिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज और हैं जिनके प्रूफ के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी, और अगर उनके पास मतदाता एपिक कार्ड नहीं भी है तो उनके जरिए वो जा सकते हैं वहाँ पे और उनको वोट डालने का अधिकार पूर्ण दे दिया जाएगा। जैसे
पैन कार्ड है, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है, मनरेगा कार्ड है और आपका आधार कार्ड है। इस तरह के कई 11 हमारे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू वो जा सकता है। और कोई ये मतलब फील ही ना करे कि मेरा नाम अगर सूची में है और मुझ पर कोई एपिक कार्ड नहीं है तो मतदाता मैं कार्ड अपना उपयोग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब वोट डालना। उसके लिए हमारा आयोग जो भी संभव प्रयास होगा उसमें कहीं पीछे नहीं हटेगा। और अगर आपको भी कोई सजेशंस देने होंगे तो आप हमें भेजें, और हम चाहेंगे कि हमारे इस प्रदेश का टर्नआउट भी बढ़े, वो भी बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि 2019 के चुनावों से भी हो रहा है, इस बार भी उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर ईवीएम एंड वीवीपैट सभी बूथों पर लगाई जाएगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप्स को ईवीएम काउंट से मैच किया जाएगा। आयोग ने सीओ को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में व्यापक जागरूकता और उपयोग में आसानी के लिए फिजिकल तथा डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए भी कहा है कि सभी लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अगर किसी की भ्रांति है उसको दिखाया जाए कि ये ईवीएम है, ये वीवीपैट है, और इसको आप खुद देख सकते हैं कि जो आपने बटन दबाया हुआ है वो आपको दिख रहा है। और आई थिंक देखने से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता। सीइंग इज बिलीविंग। इफ़ यू कैन सी इट यू कैन बिलीव इट। इवन दैट इफ यू डू नॉट बिलीव इट यू कैन नॉट बिलीव योर आइज। तो इस तरह का जो प्रचार है उसको हम वीडियो के जरिए, फिजिकल पहुंच के जरिए और सभी जो वैन भी हैं उसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सबको इसके बारे में पूर्ण जागरूकता हो। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है पारदर्शिता के माध्यम में रखते हुए, जितनी नेट कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में पूरी तरह से नहीं है, उसके बावजूद 1,74,351 मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 1 लाख मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, लाइव वेबकास्टिंग पोलिंग बूथ के अंदर, कि सो डैट हम सबको दिखा सकें कि पारदर्शिता पूरी तरीके से है बूथ के अंदर। हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे, डीओ मॉनिटर करेंगे, पूरा सिस्टम होगा मॉनिटर करने का, जिससे कि किसी बूथ की पारदर्शिता सभी के सामने उपलब्ध हो और किसी तरह की भी गड़बड़ी किसी भी बूथ में ना होने पाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा वोटर टर्नआउट के बारे में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। ये प्रदेश नहीं, अपने आप में एक बड़ा देश की बराबर एक वो है, जहाँ पे 403 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। उसके बावजूद यहाँ की जनसंख्या भी बहुत जागरूक है, पॉलिटिकली भी जागरूक है। उसके बावजूद 2017 में जो मतदान का प्रतिशत था वो कुल 61% था, और 61% से लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो और घटकर 59% रह गया। ये हमारे लिए एक थोड़ा चिंता का विषय है कि इस इतने बड़े प्रदेश में जहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता पूर्णतया है, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है। तो हमने इस चीज़ के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आदेश दिए और उससे समीक्षा भी की है हम विभिन्न टाइम पर कि ये क्यों कम है और उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, जितने भी डीओज हैं हमारे, उन्होंने खुद देखा कि कहाँ कहाँ हमारी जो असेंबलीज़ हैं, जहाँ जहाँ हमारे बूथ हैं, जहाँ पर कम परसेंटेज है स्टेट एवरेज से भी, उनको चिन्हित किया है और वहाँ पर जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के थ्रू पहुँचा गया है। कुछ महिलाएं आइकन्स हम लोगों ने बनाई है, वहाँ पहुँचा गया है और आइडेंटिफाई किया गया है कि क्यों मतदान है। उनको जागरूकता करने के लिए स्वीप की एक्टिविटीज़ बढ़ाई गई हैं, जिससे कि उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा सके और वो वोट डालने आए। और जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी हमने महिलाओं को और युवाओं को इस बार काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व किया है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि उनके भागीदारी के द्वारा जितने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो उसमें भागीदारी करेंगे और जो ये परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज का है ये बढ़ना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस दिशा में प्रयास करें कि मतदाता का जो मताधिकार मिला है उसको हम खाली 61% लोग यूज़ कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश था जहाँ पर आज़ादी के फ़ौरन बाद सभी 18 वर्ष से लोगों को ऊपर कोई मतदान प्राप्त हो गया था, सारे एडल्ट लोगों को। तो इसकी हम लोगों को महत्ता समझनी चाहिए और इसमें हमें भागीदारी लेनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ के हकदार होंगे कि सरकार ने ये काम अच्छा किया या नहीं किया। वरना अगर 60% मतदान रहेगा तो ये काफ़ी कम है, जो कि इस स्टेट को बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे सारे प्रयास होंगे इसमें, बूथ की अवेयरनेस, पोलिंग की अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस, पूरी स्वीप एक्टिविटीज़ जो हमारी होंगी
वो इसके ऊपर चलेंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कोविड प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि ये एक अचानक एक नया आयाम जुड़ गया है, जो कि अभी तक लग रहा था कि कोई कोविड की प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर आने से पहले कमीशन ने हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात की और मुख्य सचिव से भी बात की इसके बारे में। तो जो आज बताया गया हम लोगों को कि यहाँ पर 86% लोगों को यूपी में पहली डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन की, और 49% लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है, यानी कि रफली 50% लोग यहाँ पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और ये भी हमें आश्वासन दिया गया है कि 15-20 दिन के अंतर्गत सभी एलिजिबल लोगों को और जो यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको पहली डोज सबको लग जाएगी। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फ़ौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकेंड डोज आल्सो। एंड जो यहाँ पर मैंने ओमाइक्रोन के केस के बारे में भी समीक्षा की कि पूरे यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि केवल 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं। उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं, वो लोग बाहर से ही आए थे। एंड नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की उसमें थे, एक रायबरेली में था, तो वो लोग 3 तो ठीक भी होकर वापस चले गए, वो निगेटिव हो चुके हैं। एक शायद अभी कल परसों में कोई आया है, उसको ये लोग देख रहे हैं। तो एज सच यहाँ प्रदेश के अंदर माइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन का ज़्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं है। उसके बावजूद भी इन लोगों को हम लोगों ने पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि कोविड को देखते हुए, और हमने इसके बारे में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से भी चर्चा की थी यहाँ पर आने से पहले। वी हैड ऑलरेडी मेट द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और उनसे भी इसके बारे में पूरी चर्चा करी थी कि कोविड वैक्सीनेशन इन 5 पोल बाउंड स्टेट में बढ़ाना ही पड़ेगा और इट हैज़ टू बी एक्सपीडाइटेड। Simultaneously, we have also directed them that all polling officials who will be on the duty will be absolutely fully vaccinated. 100% वैक्सीनेशन वही लोग होंगे जो ड्यूटी पर लगाए जाएंगे, और जो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाएगा, और उसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। और जो भी एलिजिबल होंगे उनको बूस्टर डोज का भी प्रावधान किया गया है, और वो उनको प्रायोरिटी पर दी जाएगी। कोविड की दृष्टिगत भी जो सभी चीज़ें आवश्यक हैं वो हर पोलिंग बूथ पर होंगी। हमारा हर पोलिंग बूथ कोविड कंप्लाइंट बिहेवियर के साथ वर्क करेगा। सभी डीओस को निर्देश दिए गए हैं, और उन लोगों ने सामग्री जितनी भी है, जैसे थर्मल स्कैनर हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, एंड ईच एंड एवरी वोटर हु कम्स टू द पोलिंग स्टेशन विल बी प्रोवाइडेड दीज फैसिलिटीज़ आल्सो। एंड इन लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए सारे डीओस को कहा गया है कि खुद जाकर देख कर आएँ। इसीलिए पोलिंग स्टेशंस का जो नंबर है वो बढ़ाया गया है और लोगों को जो है कम किया गया है। और इसके अंतर्गत ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो मैं आपके थ्रू बताना भी चाहता हूँ। अभी तक कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था, उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा, और ये 1 घंटे का टाइम अक्रॉस द स्टेट बढ़ा दिया जाएगा, एक्सेप्ट जहाँ LWE अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए बाकी पूरे स्टेट में 1 घंटे का टाइम सबको बढ़ा दिया जाएगा। और राज्य, जिला और विधानसभा के स्तर पर भी हेल्थ नोडल ऑफिसरों को भी नामांकित कर दिया गया है। सारे हेल्थ नोडल ऑफिसर्स को नामांकित किया गया है। दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट at every booth level. Also there will be nodal officer of health who will ensure that all polling booths are fully sensitized, और उनका जो पूरा सैनिटाइजेशन है वो भी प्रॉपर है। जो मास्क वगैरह होंगे उनका जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको प्रॉपर तरह से किया जाएगा, जिससे कि किसी तरह की भी शंका किसी के दिमाग में ना हो। और प्रॉपर कम्युनिकेशन भी किया जाएगा कि हमारे बूथ जो है वो प्रॉपरली मैनेज्ड हैं, सैनिटाइज्ड हैं, आप अपना वोट इसमें आकर कर सकते हैं। कानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी से डिटेल्ड वार्ता हुई है, और सारे एसपीज, डीआईजीज एंड पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है कल की मीटिंग में। एंड उनको जो भी कंसर्न्स थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड, दैट मैसेज हैज़ गॉन वेरी डीप टू द पर्सन्स। दे विल हैव टू बी with a uniform pattern of behavior to all parties.
they cannot be biased for as far as the elections are concerned, so that every political party will have to be given a level playing field. Nobody can favor the one party at the cost of any other party. और इसके अंतर्गत जो हमारे कमीशन के आदेश होते हैं कि जो भी अधिकारी 3 साल से ऊपर किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं और वो 3 साल से अधिक किसी जगह पोस्टेड हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और उस तरह का सर्टिफिकेट चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस दोनों आयोग को 31 तारीख के दिसंबर के बाद भेजेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आज सुबह की समीक्षा हुई है उसमें 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों का ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो कर दिए जाएंगे। और 1 जनवरी को उन दोनों ने आश्वासित किया है कि सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया जाएगा। इसमें 3440 सब इंस्पेक्टर, 1440 SHO, 14 IPS officers and 39 PPS officers have already been transferred who were there for last 3 years, so that there cannot be any effect of being there for more than a 3 years period, and this particular direction will have to be fulfilled, and they have assured us that the certificates will be given on the 1st of January itself. आयोग ने सभी अंडर दिस कानून व्यवस्था के प्रबंधन में वल्नरेबल तथा सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसी को, क्रिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि किसी तरह की भी सब्जेक्टिविटी ना आने पाए और जो रियली वल्नरेबल हेलमेट्स हैं वहाँ के लोगों को कम से कम किसी तरह से कोई वोट डालने को रोक ना पाए और पूरा उन पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाएंगे, जिससे किसी तरह की उनको अव्यवस्था ना हो, हर आदमी सुचारू रूप से वोट डाल सके। और जहाँ क्रिटिकल हमारे पोलिंग स्टेशंस के और आसपास के एरियाज हैं उनको भी पूरी निगरानी रखी जाएगी और उसको कंप्लीटली पुलिस देखेगी कि किस तरह की भी अराजकता ना फैल पाए। सभी सीमा चौकियों पर 24 घंटे CCTV निगरानी कैमरों से रखा जाएगा। अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत सीमा जांच के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। निर्देश दिया है कि राज्य पुलिस की सीमावर्ती राज्यों के समकक्षों के साथ नियमित बैठक की जाए और सीजस की वीकली रिपोर्ट समीक्षा करें। सभी जो हमारे राज्य से लगे हुए राज्य हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो दूसरे राज्यों के समकक्ष अधिकारी हैं अप टू द चीफ सेक्रेटरी लेवल, they will have a meeting and they will ensure that those persons cannot infiltrate through the borders of the other states to create any nuisance into the poll processes of this particular state. मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें कि देखिए कोई भी प्रक्रिया हो, अगर जन भागीदारी नहीं है तो वो कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती। और उसके लिए आयोग ने एक C-Vigil ऐप का वो किया है, उपयोग किया है, जिसमें कि C-Vigil मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको डाउनलोड करें और जन भागीदारी से इसको यूज़ करें। उसमें क्या है कि अगर कहीं पर भी कोई MCC का वायलेशन हो रहा है या कोई अनैतिक चीज़ हो रही है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और लिकर हो रहा है, किसी तरह से भी अगर कोई उसका फ़ोटो या इन्फॉर्मेशन उसको खाली अपलोड करना है, उसमें फ़ोटो खींचना है या इन्फॉर्मेशन लिखनी है और अपलोड करके भेज देना है। नाम लिखना चाहे उसकी इच्छा, नाम ना लिखना चाहे उसकी इच्छा। Within 100 minutes, our team will reach over there. That will inquire what is happening, as suitable action will be taken. कुछ स्टेट ने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया, तो जिससे कि MCC का वायलेशंस या कोई इस तरह की प्रलोभन युक्त चीज़ें जो भी कुछ हुई, उसको फ़ौरन हम लोगों की टीम पहुंची और उसको फ़ौरन कार्यान्वित किया गया। तो इस स्टेट ने भी, मैं चाहूँगा, केरला ने इसको यूज़ किया बहुत अच्छी तरीके से और फ़ौरन इसमें एक्शन लिया गया। तो बाकी लोग भी सचेत हो जाते हैं कि भाई हमें कोई देख रहा है और जन भागीदारी है, मतलब कॉमन मैन विल डाउनलोड इट, टेक ए फोटोग्राफ एंड विल सेंड इट। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड आई वुड लाइक दैट यंगस्टर्स who are very good in app, unlike me, they can definitely use it faster and they can help the Election Commission of India to make it more vigilant. Until unless you are vigilant, I think we are not fit persons for that. So society will have to be vigilant. The persons will have to be vigilant. Everything cannot be left to the officers and commission. तो मैं चाहूँगा कि जन भागीदारी इसमें पूर्णतया हो इस स्कीम में, तभी हम इसको बिल्कुल निष्पक्षता से इलेक्शंस को करा पाएंगे। निर्वाचन व्यय के निगरानी के संबंध में जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, हमने उन सबसे आपको बात जो मैंने बताया वो हमने की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने QRT टीम का आयोजन किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको चिन्हित किया है और उनको निर्देश दिए गए कि जहाँ पर भी ब्लैक कैश मनी कहीं पर भी अगर उसका वितरित होता है
उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करें और इसके ऊपर एक्शन लें। सिमिलरली एक्साइज डिपार्टमेंट को क्या कहा गया है, एक्साइज कमिश्नर इंक्लूडिंग द एडीजी एक्साइज एंड द पुलिस डिपार्टमेंट, कि किसी तरह का भी जो ये लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग इलेक्शंस वो ना हो पाए और अधिक से अधिक उसमें कार्यशीलता बढ़ती जाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, सो दैट इस तरह का कोई भी हमें परिणाम ना दिखाई देने को पड़े कि इंड्यूसमेंट के नाम पे शराब बांटी जा रही है। और अगर ऐसी हो रहा है तो हमें सी विजिल पे इंटीमेट भी करें। सब लोग जागरूक होंगे। सी विजिल जब तक यूज़ नहीं होगा ना, ये अधिकारी भी जागरूक नहीं होते। जैसे ये शुरू होगी कहानी कि सी विजिल पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, एवरीबडी विल बी एब्सोल्युटली अवेयर दैट व्हाट इज टू बी डन। इसी तरीके से ड्रग्स के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कहा गया है कि उसको ढंग से व्यवस्थित करें और एश्योर करें कि चाहे वो बॉर्डर की सीमा से हो चाहे स्टेट की सीमा से हो, वो यहाँ ना आ पाए। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही चुनाव होंगे, जब भी होंगे तो मैं चाहूँगा कि उस तरह की चीज़ें जो हैं दोनों स्टेटों में अफेक्ट करती हैं, दोनों से स्टेट से इस तरह की समीक्षा की है और बैंक को आदेश भी दिए हैं कि इसको टोटली ड्राई अप किया जाए। सिमिलरली फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोगों ने कहा है CGT एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस तरह की चीज़ें ना हो पाएँ और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से रोका जाए। फ्रीवीज का डिस्ट्रीब्यूशन 100% रोकना पड़ेगा और जहाँ जहाँ भी इस तरह के गोडाउन में उसकी वो हो रही है उसकी निगरानी भी की जा रही है। कृपया ये अलार्म बंद कर लें जिसका। आयोग ने ये भी कहा है कि कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी एक सीरो में काम ना करे, मतलब अपने वातावरण में काम ना करे। सारी एजेंसियाँ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें कि अगर एक इनकम टैक्स ने पकड़ा है और वो ड्रग्स से संबंधित है तो एनसीबी भी कार्य करे, दारू से संबंधित है तो एक्साइज डिपार्टमेंट भी काम करे। सभी एनफोर्समेंट एजेंसियों को साथ में काम करना होगा। जितनी अनमैन्ड हेलीपैड्स हैं, ये एयर स्ट्रिप्स हैं, उनके लिए भी निगरानी की पूर्ण व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई अनचार्टर फ्लाइट इस तरह से ना आ पाए जो कि किसी तरह से भी इलेक्शन को विशिएट करे। रेलवेज, एयरफोर्स, इन सभी को पूर्णतः आदेश दिए गए हैं कि इसको बस सख्ती से कार्रवाई की जाए अगर कहीं भी इस तरह की चीज़ उनकी नज़र में आती है। एक अन्य बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिमिनल एंटीसिडेंट, आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट जो खड़े होते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन लोगों को खुद जो कैंडिडेट है अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं तो उन लोगों को मीडिया में, पेपर में, टीवी पे प्रसारित करना होगा। अलॉन्ग विद एफिडेविट तो फाइल करेंगे ही करेंगे, जो हमारे सामने समक्ष करते हैं कि ये मेरे खिलाफ धाराएं लगी हुई हैं, मेरी क्रिमिनल पृष्ठभूमि है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है, उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है। बेनेबिलिटी इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम जीत जाएगा। तो इस तरह से पब्लिक को पूर्णतया इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से कैंडिडेट आपराधिक छवि के हैं और कौन से कैंडिडेट क्लीन हैं। बाकी चॉइस तो वोटर के हाथ में है, वोटर इज सुप्रीम टू इलेक्ट द पर्सन्स। सो अल्टीमेटली बट दिस पर्टिकुलर थिंग विल हैव टू बी डन। और ड्यूरिंग द इलेक्शंस ECI एक जो हमारा एक ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, उसमें भी एक ऐप जारी करेगा जिसमें कि उस कैंडिडेट के इस तरह की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके कारण चिन्हित होंगे। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे तब लगेगा और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह किया जाता है आपके थ्रू कि वे मॉडल ऑफ कंडक्ट का प्रोविजंस का पूर्णतः पालन करें उस पीरियड के अंतर्गत, और साथ में मर्यादाओं को अपने ध्यान में रखें, मर्यादाओं को ना तोड़ें। और जो मीडिया है, पेड न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया और पेड न्यूज़ के ऊपर भी पूर्णतः निगरानी रखी जाएगी। और अगर किसी तरह का भी कोई भी इस तरह की पोस्ट वगैरह की जाएगी जो कि इलेक्शन प्रोसेस को विशेष करे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं सारांश में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, तो जो मुख्य बिंदु हैं, तो आई वुड लाइक टू रिट्रेट दैट भारत जी नया वोटिंग टाइम हम आपको 1 घंटा बढ़ा देंगे, उसके बाद हम उसको क्वेश्चन पीरियड में आपको क्वेश्चन जब आएंगे आपको बता दिया जाएगा। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सुलभ, समावेशी और प्रलोभन मुक्त कोविड सेफ चुनाव कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। कोविड सूचना को ध्यान में रखते हुए सारे जो रैलीज हैं उसको पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी मतदान केंद्रों और मतदान कर्मियों के लिए कोविड सुरक्षित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान स्थलों पर भीड़ प्रबंधन हेतु प्रवेश निकास के उचित संकेतक सुनिश्चित किए जाएंगे।
कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11,000 नए बूथ बनाए जाएंगे। इलेक्टर जेंडर रेशो जो मैं आपको बता चुका हूँ 2017 की अपेक्षा 29 अंक बढ़कर 868 हो चुका है और 18 से 19 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है और महिलाओं को मतदाताओं को ध्यान रखते हुए करीब 800 ऑल वुमेन मैनेज बूथ बनाए जाएंगे और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकारियों के साथ आयोग की 0 टॉलरेंस और ऐसे एरिंग अधिकारियों पर आयोग कड़ी कार्यवाही करेगा और एनफोर्समेंट एजेंसियों को हम लोगों ने बोल ही दिया है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे राज्य की सीमा हो, उस पर किसी तरह की भी शराब, ड्रग्स, मुफ्त और नकदी की आवाजाही पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी। चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, इज़ ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी शुड सेलिब्रेट इन टू दैट स्पिरिट ओनली। मुझे उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि सभी मतदाता पूरी भागीदारी करेंगे। मैं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और नागरिकों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में अपना सहयोग देने का पुनः आग्रह करता हूं। आयोग हमेशा मीडिया का चुनावी प्रक्रिया में अपना सहयोगी और पार्टनर और महत्वपूर्ण पार्टनर मानता है और आपके द्वारा ही सारे के सारे संदेश जनता तक पहुंचते हैं। मैं आगामी चुनाव में भी आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं और कामना करता हूं। मैं दोहराना चाहूँगा कि मीडिया संगठनों को भी हितधारकों के बीच चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने की मदद करनी चाहिए और एक सूचित और नैतिक तरीके से अपने वोट डालने में कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी चाहिए। मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू हमारा एक इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही अच्छा बन सके। सर शेफाली जी कोऑर्डिनेट करेंगे। से बात करें जरा, एक एक करके लेना शुरू करते हैं। सर मैं हिंदुस्तान अखबार से जी संतोष मेरे 2 सवाल। एक सवाल पूछिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल। ये सवाल ये है कि क्या आयोग के संज्ञान में ये आया है कि प्रदेश के सभी थानों पर थाना प्रभारी या थाना इंचार्ज या एसआई जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उन्हें हटाने के आदेश हो गए हैं? दूसरा, नौकरशाही पर यह आरोप लग रहा है कुछ खास अफसरों पर कि वो एक सत्तारूढ़ दल का खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं और उनके लिए ही काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने दोनों का जवाब शायद अपनी भाषण में दिया है आपको कि जो आदेश दिए गए हैं वो खाली ये दिए गए हैं कि जो भी 3 साल से ज़्यादा कार्यरत है, जो भी किसी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें कोई अल्पसंख्यक या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और उसके अंतर्गत 5,000 लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका है लगभग, जो मैंने आपको आंकड़े दिए थे, लेकिन उनका ही हुआ है जो 3 साल से लगातार एक कार्यरत एक पोस्ट पर हैं। और निष्पक्ष और आई विल गिव रिप्लाई टू एवरीवन। आई विल गिव रिप्लाई प्लीज। सर, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का एक करके मैं आपको अपना नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बता दें। मैंने अभी CNN News 18 Hanshu, my question is that you have spoken in detail about the protocols we will be following when the polling takes place. Is there any protocol for how the campaigning will take place? Is the election commission thinking about banning or streamlining the big political rallies which are happening and they can add as a super spreader? Yes, a good question, and only for that we have discussed with the health secretary, with her health secretary, the CS and all DOs only, and whenever the elections will be announced, this point will be definitely considered how the big rallies are to be managed और वेदर डिजिटल कम्युनिकेशन विल हैव टू बी इंक्रीज। बट इसके बारे में पूर्णतया एक हमारे दिशा निर्देश जारी होंगे। जब भी इलेक्शन अनाउंस होगा उसमें पूरी तरह से दिशा निर्देश जारी होंगे और SDMA और इनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, जो कि एक जो सिचुएशन है वो डायनेमिक सिचुएशन है। आज 3 है, कल 4 है, कहीं ख़त्म है, कहीं नहीं है, उसको पूरी तरह ध्यान रख के ही हम दिशा निर्देश जारी करेंगे। सर, चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा इश्यू होती है सर, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो फीडबैक है वो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, राज्य में नहीं बल्कि राज्य के बाहर के राज्यों में भी। तो आपने कल समीक्षा की है, तो क्या आप हमको बताएंगे कि आपका उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्या फीडबैक है? आपका नाम और ऑर्गेनाइजेशन? मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं स्वतंत्रआवाज.com से हूँ। जी, कानून व्यवस्था की हम लोगों ने सभी SP और DG से समीक्षा की है और जहाँ जहाँ भी कोई कमी अगर नज़र आई है
उसको उनको फौरन चिन्हित कर दिया गया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे इसकी कानून व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त है और दुरुस्त रहेगी। सर, मैं विशाल हूँ जी न्यूज से। क्या ये माना जाए कि चुनाव उत्तर प्रदेश में समय पर होंगे और क्या रैलियों पर रोक लगेगी या रैलियां चलती रहेंगी, क्या होगा? देखिए एक मैं आप हाँ क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा है जी इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, जी केसेस बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर भी विचार करेगा कि चुनाव को आगे किया जाए? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, जो संविधान में जो भी हमारी दायित्व है उसको पूर्णतया निभाएगा और उसको निभाने में जो भी चीज़ें उसको कंसिडरेशन में लेनी होंगी, चाहे कोविड की संख्या बढ़ती हुई हो या बढ़ती हुई रैलियों को अरेंज करना होगा, वो हम लोग को पूरी तरह ध्यान रखेंगे और तभी हम चुनाव अनाउंस करेंगे और जब भी अनाउंस करेंगे आपको सबसे पहले बताएंगे। मेरा नाम आदर्श सिंह है। देखिए एक एक करके बोले, सभी का जवाब दूंगा, एक एक करके बोले। मेरे सवाल का जवाब नहीं आ पाया, वो बीच में उनका सवाल आप बता दीजिए। आप तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव समय पर होंगे? देखिए, ये जब भी चुनाव निश्चित किए जाएंगे सबसे पहले मीडिया को बताया जाएगा। हम चुनाव बिना मीडिया को बताए हुए अनाउंस ही नहीं करते हैं। इंडिया चैनल से सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपने कहा हम रैलियों पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा तो लगाएंगे, क्या हम ये मान लें कि तब तक ये रैलियां इसी तरह से चलती रहेंगी, उसके बाद जो परिस्थिति होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी होगी? देखिए, जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम MCC लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और SDMA के अंतर्गत जो भी उनकी कार्यवाही होगी वो लोग करेंगे। द मोमेंट वी अनाउंस आवर इलेक्शंस, द मोमेंट MCC कम्स इनटू प्ले, वी विल डेफिनेटली कंसीडर व्हाटएवर यू से एंड यू टेक इनटू अकाउंट। मैं जमाल खान जी मीडिया से जमाल खान जी मीडिया हो चुका। सर, मेन क्वेश्चन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के टिप्पणी के बाद में सरकार और चुनाव आयोग से कि चुनाव होने ना होने को लेकर के ये एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट ये दौरा था, वही चीज अभी तक आपने क्लियर नहीं की है। रैलियां आपने देखी पश्चिम बंगाल में किस तौर पर होती रही, कैसे कोरोना के केसेस बढ़ते रहे, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होते रहे, केसेस बढ़ते रहे। तो आप लोगों ने इस बैठक, इस 3 दिवसीय दौरे के अंदर किया क्या सर इस होने ना होने को लेकर? देखिए, जो भी चुनाव आपके पंचायत के हुए उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस चुनाव में हम डेफिनेटली जो भी चीजें हैं, जो भी बिंदुएं हैं, उसका पूरी तरह समीक्षा करने के बाद ही क्लैरिटी क्या, बाकी चीजें तो आपको क्लैरिटी जैसे भी हम अनाउंस करेंगे आपको सारी क्लैरिटी दी जाएगी। इसका मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस तरह का अपील का कोई मतलब नहीं, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। बस संज्ञान लेंगे सर। शर्मा हूँ आज तक से पर्टिकुलर ऑफिसर्स के खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टीज ने शिकायत की है उनको लेकर के क्या निर्णय लिया गया है? क्या कुछ ऑफिसर्स को लेकर क्या आरोप लगाया गया कि वो सीधे पुलिस को गवर्न करते हैं? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी जितने ट्रांसफर होने थे वो ट्रांसफर भी हो चुके हैं और जो रह गए हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, जो 3 साल से अधिक के हैं, और जो भी शिकायत किसी की दी गई है या दी जाएगी उस पर भी आयोग पूरी जांच करके निश्चित कार्यवाही करेगा। जिससे देखिए, ये यूपी है, संयम से काम करिए और ये यूपी की जो प्रथा है, यूपी का जर्नलिस्ट जो है बहुत ही जागरूक और मर्यादा रखने वाला है, उसी मर्यादाओं में करें। आपने कहा सर कि मतदाता जो ये घट रहे हैं इसको बढ़ाना है, आपने कहा कि तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और उम्मीद भी हो सकता है कि 65% तक रहे इस बार 61 साल में। तो सर ये बताएं, सवाल यहाँ उठता है कि प्रदेश में फर्जी वोटर ID कार्ड बहुत बने हैं, एक व्यक्ति का 2-2, 3-3 बने, प्रदेश में कमा रहा है, उसके पास वहाँ वोटर ID कार्ड है, गाँव में भी है जहाँ वो मूल निवासी है। इसके लिए अभी एक बिल भी पास हुआ है पार्लियामेंट में कि आधार कार्ड से उसको जोड़ा जाए, लेकिन सर सवाल ये आधार कार्ड भी फर्जी बने हैं। आप कैसे चिन्हित करेंगे कि यहाँ का मूल निवासी कौन है, किसके पास आवास है, उसका वोटर ID ठीक है कि नहीं है? यहाँ पे बहुत अनियमितता है और ये जो परसेंटेज बढ़ता है हम लोग 100% कभी नहीं पा पाते, अक्सर 40% का गैप रहता है। उतने इंसान हैं भी कि नहीं है, क्योंकि वोटर फर्जी के बहुत आशंका है, फर्जी वोटर ID कार्ड बहुत ज्यादा बन गए। इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा और आपने खुद देखा कि सरकार ने इस बार जो हमारा पोलिंग जो रिफॉर्म्स के बिल पड़े हुए थे 25 साल से ज़्यादा से पेंडिंग पड़े हुए थे और इस बार कमीशन के प्रयासों से वो बिल पास हो गया है। खाली आपने अभी एक आधार बिल की बात करी है, आधार से जोड़ने की बात करी है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बिल पास हुआ है, जो बहुत अच्छा एक्ट पास हुआ है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा है आपने इसको उठाया मुद्दे को
कि अभी तक क्या हो रहा था, जो पहला मुद्दा जो पहला पास हुआ है, 18 वर्ष जब आप 1 जनवरी में पूरा करते थे तब आपका मतदाता सूची में नाम जागृत हो जाता था। अगर 2 जनवरी को आपने किया है तो आई थिंक आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता था, तब जाके अगले साल आपका मतदाता में नाम जुड़ता था। यानी कि 19 साल के बाद आप मतदाता के इफेक्टिव होते थे। जो आयोग लगातार प्रयास कर रहा था कि भाई इसको ना लगातार बेसिस पर लगाया जाए। अगर मैंने फरवरी में 18 साल पूरे कर लिए तो मुझे क्या प्रॉब्लम क्या है, 1 साल तक मैं वेट क्यों करूँ। तो जो ये महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है उसमें 1 अप्रैल, 1 सितंबर, 1 जुलाई, 1 सितंबर में जो लोग भी 18 साल में 4 बार हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और वो अपना आप जुड़वा पाएगा। इससे युवाओं को जितनी फायदा होगा उसका आप लोगों ने उल्लेख ही नहीं किया अभी तक। मैं चाहता हूं आप उसको उल्लेख करें कि यंग जनरेशन विल गेट द एडवांटेज ऑफ गेटिंग एनरोल्ड एज ए वोटर 4 times in a year rather than 1 time. So this is very important. And second जो आपने कहा है, एक जो सेकंड वाला जो आपने बताया हुआ है, हम उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और इस समय भी जो डिलीट किए गए हैं, जो लोग डेड हो गए हैं, जो लोग परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हैं, उसको खाली आधार नहीं, उसको हमारी और भी प्रक्रियाएं हैं जो डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्रीज हैं, फोटोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज हैं, उनको चिन्हित किया गया और उन पर कार्यवाही की गई और उसको क्लीन हमारा इलेक्टोरल रोल करने का पूरा उद्देश्य। मेरा सवाल ये है कि इसके पहले की चुनाव में देखा गया है कि डिजिटल रैलियों को भी आप लोगों ने प्रमोट किया है। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में डिजिटल रैली का कॉन्सेप्ट यूपी में भी आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। सर मेरा एक सवाल है सर, मैं विवेक हूं सर रिपब्लिक से। एक सवाल है सर, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आपके पास आया था 2 दिन पहले मुलाकात करने। उनकी तरफ से ये कहना है कि वो अनधिकृत प्रतिनिधिमंडल था, उन्होंने वापस आपसे समय मांगा। इसको लेकर के आप हमने हमारे पास जो हमने इनवाइट किया था तो अधिकृत तरीके से जिनको भी अधिकृत किया गया था उन लोगों ने उन्होंने ही अथोराइज किया था। ये आपको कागज दिखा रहा हूँ, कागज देख लीजिएगा। उन्होंने ही अधिकृत किया था। जिन्होंने लिखा हुआ है लेटर कि हमने अधिकृत नहीं किया था, पेपर में आपको दे दूंगा, अगर आप चाहें तो छाप दें इसको उठा सर एक सवाल ये है कि कोविड पेशेंट जो होंगे, सर एक सवाल ये है कि जो कोविड संक्रमित मरीज होंगे उनकी वोटिंग कैसे होगी? जो कोविड संक्रमित होंगे उनको वोट करने का अधिकार कैसे मिलेगा? बिल्कुल, बहुत सही आपने सवाल किया। कोविड संक्रमित लोगों को हम घर जाके अगर वो फॉर्म 12BD भरते हैं कि मैं घर पर हूँ, मैं कोविड संक्रमित हूँ, हमारी टीम घर जाएगी, बाकायदा PPE किट पहन के जाएगी और उनका वोट लेकर आएगी। पोलिंग सेंटर तक बुलाया था, इस बार वो व्यवस्था नहीं रहेगी क्या? नहीं बुलाया था। सर मेरा सवाल ये है, मैं लेट आई हूँ, मुझे नहीं पता आपने इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एक तरफ कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन है। तो बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ इसको, नथिंग विल बी रिपीटेड। समय जो 1 घंटे बढ़ाने की बात है सर, जो समय 1 घंटे बढ़ाने की बात है सर, उसका समय क्या है ये बताएंगे आयोग को अब जाने दें। ये आपको बता देंगे हम कि 7:30 से 5:30 होगा या 8 से 6 होगा। हम आपको पूरा जागृत बना देंगे, लेकिन 1 घंटा बढ़ा दिया है, ये पक्का है। ठीक, थैंक यू। कांग्रेस वाला लेटर दे दीजिए सर। जो नया बिल लागू हुआ है वो कब से लागू करेगा? अभी जो नया बिल पास हुआ है वो